नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, साथ में सबसे प्राचीनतम सभ्यता और भारत की सबसे विकसित सभ्यता के बारे में, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। बात करेंगे इसके इतिहास को लेकर के, इसकी खोज कैसे प्रारंभ हुई, साथ में इसका विस्तार, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, इनका रहन-सहन क्या था, साथ में इतनी जो विकसित सभ्यता थी, तो इसका पतन कैसे हो गया। यानी कि लगभग यूँ कहें कि 1000 सालों तक ये अपने चरम सीमा पर रही और इसका एकदम से कैसे पतन हो गया, जो विद्वानों के मत हैं, उन सभी को हम लोग बारी-बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 16वीं शताब्दी की। समय था 1498 का, यानी कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर ली। लेकिन कुछ लोग जानते होंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत हमारा पुरातन है, जो वेद हैं, आज से लगभग यूँ कहें कि 4-5 हज़ार साल पहले जो लिखे गए थे, उनमें भारत का उल्लेख वो भारत में ही लिखे गए थे, तो भारत का उल्लेख होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन वास्को डी गामा जो था, वास्तव में उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो उसके बाद से सिलसिला चालू हो गया अंग्रेज़ों का भारत में आना। कारण क्या था इसका? कारण ये था कि भारत एक तरीके से इतना समृद्ध देश था, जिसके सामने जो जितने भी यूरोपीय देश थे, वो कुछ नहीं थे। जैसे ही वास्को डी गामा यहाँ पे आया, यहाँ से कुछ मसाले लेके गया, तो उसने देखा कि वहाँ पे कई गुना लगभग 16 से 17 गुना उसको लाभ हुआ। तो उसने वहाँ पे सभी को बताया कि एक द्वीपीय देश ऐसा हिंद महासागर में है, जहाँ पे आप जाएँगे, कुछ मसाले लेके आएँगे, तो आपको कई गुना लाभ हो सकता है। तो इसी के चलते हुए कई सारे यूरोपीय देश भारत में आने शुरू हो गए और इसी के अंतर्गत जो अंग्रेज थे, वो भी भारत में आए। तो समय था 1784 का। विलियम जोन्स द्वारा एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई और जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत और दक्षिण मध्य एशिया का इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि वो देख रहा था कि इतने सभ्य लोग किस तरीके से रह रहे हैं, इनकी सभ्यता क्या है, तो उसको जानने की उसको जिज्ञासा साबित हुई और इसीलिए 1784 में उसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर दी। कुछ समय बीता 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा उत्तर पश्चिम भारत, यानी कि अगर वर्तमान समय की बात करें, अगर हम नॉर्थ में देखें तो अफगानिस्तान है और हम वेस्ट यानी कि पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान है। तो इसके बीच का जो रीजन है, यानी कि पाकिस्तान और उत्तरी भारत या अफगानिस्तान, इसके आसपास के क्षेत्र में कुछ टीले देखे गए और उनका सर्वेक्षण किया गया और उसमें उसने पाया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा इतिहास में रहा होगा जिसके कारण इतने ऊंचे-ऊंचे टीले बनाए गए। जिससे आपने गाँव में देखे होंगे, जिसको गढ़ी बोलते हैं। गढ़ी क्या होती है? अगर वहाँ पे बारिश होगी तो कुछ पक्की ईंटें, कुछ जो मर्दभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन या कुछ धातुएँ भी निकल आती हैं। तो उन्हीं को इसने क्या टीले बोल दिया और उनका सर्वेक्षण किया कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे निकलने वाला है, लेकिन उसकी खुदाई अभी चालू नहीं की। तो कौन था इंसान वो? 1826 में चार्ल्स मेसन, जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, उसके टीलों का सर्वेक्षण किया। समय सीमा आगे बढ़ी। समय आया 1853 का। 1853 में एक कनिंघम नाम का इंसान था, उसने उन्हीं टीलों में कुछ वस्तुओं को खोजा और वो वस्तुएँ बहुत ही विचित्र थीं। यानी कि इतने अच्छे मर्दभांड थे, यानी कि ऐसे मिट्टी के मटके या बर्तन जो हैं, उन पे बहुत ही अच्छी पेंटिंग थी, बहुत ही अच्छी चित्रकारी थी। उसको देख के वो दंग रह गया कि भाई, जब कई हज़ारों साल पहले के बर्तन इतने सुरक्षित और वैसे ही वैसे रंग हैं, तो उस समय के लोग कितने शिक्षित और कितने स्किल्ड होंगे। तो इसको उसके अंदर एक जिज्ञासा हुई कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इन टीलों को खोजना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई सभ्यता ये थी कैसी और किस कारण से ये समाप्त हो गई। समय और बढ़ा, यानी कि इसके 3 साल के बाद में 1856 में विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, इनको बर्टन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन बिछानी शुरू की कराची से लाहौर के बीच में। दोनों शहर इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2 पटरियों के बीच में जो पत्थर के टुकड़े लगाए जाते हैं, तो उनके लिए उस टाइम पे वहाँ पे इतने संसाधन नहीं थे। तो क्या किया, पास के ही क्षेत्र से एक टीला था, जैसा कि मैंने बताया कि 1853 में कनिंघम ने उन टीलों से कुछ वस्तुएँ खोजी, वही टीले थे आस-पास के रीजन में। तो वहाँ से उसने क्या किया कि ईंटें जो थीं वो खुदवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो इतना मूर्ख था, उसको ये नहीं पता था कि भाई इतनी अच्छी ईंटें, नक्काशीदार ईंटें, पक्की ईंटें,
इन टीलों में कहाँ से आई और किस तरीके से किसने रखी होंगी, उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है? तो उसने क्या किया कि ईंटें खुदवा करके उसने रेलवे लाइन के बीच में लगवा दिया। कहीं इसी के पहले की बात की जो बात है 7वीं शताब्दी की, तो उसी रीजन के लोगों ने क्या किया कि वहाँ खुदाई कर रहे थे घर बनाने के लिए। उस वही रीजन है, कराची लाहौर के बीच का रीजन था, तो वहाँ के जो लोग थे घर बनाने जा रहे थे, और तब घर बनाने के लिए कच्ची सामग्री यानी कच्ची मिट्टी और ये लकड़ी वगैरह प्रयोग में होता था। तो उसी के आसपास का रीजन खोदने लगे। जैसे खोदा तो कुछ गहराई में गए, तो वहाँ पे देखा इन्होंने कि भाई यहाँ पे तो ईंटें मिल गई। तो उन्होंने समझा कि भाई ये भगवान का वरदान है। तो उन्हीं ईंटों को लेकर के वो लोग घर बनाने लगे, और उनके भी दिमाग में तब भाई 7वीं शताब्दी, आज से लगभग 1500 साल पहले इतना कुछ आइडिया नहीं था क्या हो रहा है, ये किस तरीके से कहाँ से ईंटें आ रही हैं। तो वहीं पे बंद हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पे पहले भी खुदाई हो चुकी है। आगे आया भाई 1861 का समय। 1861 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो 1857 की क्रांति के समय थे। उसी समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ये विभाग इसलिए स्थापित किया गया कि जो भारत का इतिहास है, जो पुरानी वस्तुएं हैं, उनकी स्टडी की जाए, उनका अध्ययन किया जाए और पता लगाया जाए कि भारत का इतिहास कैसा है, कौन यहाँ पे प्राचीन सभ्यताएं थी, कौन कौन सी सभ्यताएं थी और लोग कैसे थे, इनका रहन सहन कैसा था। अब इसको जो ये विभाग था भारतीय पुरातत्व विभाग, इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लीजिए आपके गांव के आसपास में एक खबर फैल जाए कि भाई खेत में जुताई कोई भी किसान कर रहा था, वहाँ पे एक मूर्ति निकल आई। थोड़ी और खुदाई की गई, वहाँ पे एक और मूर्ति निकल आई। ऐसे कई सारी मूर्ति निकल आई, घड़े निकल आए सिक्के से भरे हुए। तो क्या हुआ, अगर कोई खबर पुलिस स्टेशन में कर दे, तो जो थाना है सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य का पुरातत्व विभाग होगा इसको जानकारी दे देगा। तो सीधा वो विभाग उस एरिया को सील कर देगा और तुरंत अपनी छानबीन यानी खुदाई स्टार्ट कर देगा, देखेगा कि भाई यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो क्यों निकल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ समय हजारों साल पहले, कुछ सालों पहले इसके नीचे कोई शहर बसा हो और कुछ ऐसा हुआ हो कि शहर दब गया हो। यानी कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं, ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, उनको इनकी खोजबीन करना, उनका अध्ययन करना, ये पुरातत्व नाम ही है। पुरातत्व, पुरा का मतलब होता है पुराना, तत्व का मतलब कोई भी तत्व हो गया, लोहा, सोना, चांदी, इनका किस तरीके से अध्ययन किया जाए, वो इस विभाग के अंदर कर रखा जाता है। ठीक है? तो 1861 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और इसका महानिदेशक बनाया गया कनिंघम को, जिसने 1853 में भारत के उत्तर पश्चिमी स्थान पे पाए गए टीलों में कुछ वस्तुओं का अध्ययन किया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको निदेशक बना दिया गया। आगे आता है समय 1902 का। 1902 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो है सर जॉन मार्शल को बनाया गया, और इन्हीं के निर्देशन में 1921 और 1922 में दो महत्वपूर्ण स्थलों की खोज हुई। जो 1921 में खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, और जो 1922 में खोजा गया था उसका नाम था मोहनजोदारो। इन स्थलों की हम आगे बात करेंगे कि कहाँ पे खोजे गए, किस तरीके से ये खोजे गए थे और उनकी विशेषता क्या थी। ठीक है, तो इनके द्वारा स्थल खोज लिए गए, लेकिन अभी तक इस सभ्यता की कोई भी खबर किसी को नहीं थी, केवल अंग्रेजों के अलावा। ठीक, साथ में दो जो पुरातत्व विज्ञानी थे, एक तो आपके दयाराम साहनी थे और दूसरे आपके थे राखाल दास बनर्जी यानी कि आर डी बनर्जी, इन्हीं को थी। अब कुछ साल के बाद में यानी कि 21-22 में दो स्थान खोज लिए गए, और समय आता है आपका 1924 का। लंदन में एक सभा हुई जिसका नाम था आपका, एक सम्मेलन ऐसे आयोजित कर दिया गया लंदन में 1924 में। वहाँ पर सर जॉन मार्शल ने इसकी एक तरीके से ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दिया कि भारत के उस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक सभ्यता की खोज की जा रही है, जहाँ पे दो बहुत बड़े स्थल हड़प्पा और मोहनजोदारो खोजे जा चुके हैं। तो एक यूँ कहें कि जो इस सभ्यता यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की बात करें, इसका अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था खोज करने के यानी खोजे जाने के बारे में, तो 1924 में हुआ था, वो भी लंदन के एक सम्मेलन में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? ये आपके जो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। आगे इसके हम विस्तार की बात करेंगे कि इसका विस्तार क्या था, कहाँ से कहाँ तक फैली थी ये, इन सभी के बारे में। अगर इसके आकार की बात करें तो ये एक पतंग के आकार की थी, यानी चतुष्कोणीय आकार की थी। अगर इसकी हम उत्तरी सीमा की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत का पश्चिमी क्षेत्र वर्तमान में अफगानिस्तान का हिस्सा है। सॉरी, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंतर्गत है, और जो उत्तरी स्थल है वो अफगानिस्तान के लिए है।
अफ़गानिस्तान के साथ में साझा करता है। ये सभ्यता है आपकी सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, इसका सबसे उत्तरी स्थल बात करें, यानी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल वो अफ़गानिस्तान में था। अफ़गानिस्तान में केवल और केवल 2 अभी तक स्थल खोजे गए हैं। पहला आपका था सुर्दगोई और दूसरा था आपका मुंडीगाग। यहीं इसके अगर दक्षिणी स्थल की बात करें, जो दक्षिणी स्थल था वो भारत में ही था, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में उसका स्थल का नाम था दायमाबाद। अगर इसके हम अ, पूर्वी स्थल की बात करें, जो पूर्वी स्थल था वो था उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी जिला मेरठ, मेरठ में आलमगीरपुर। वहीं अगर हम इसके पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी सीमा या पश्चिमी स्थल की बात करें, वो था बलूचिस्तान का सुदकागेंडोर। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से विस्तार हो गया। अगर हम वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में लगभग 1400 स्थल इसके खोजे जा चुके हैं। इनमें 1400 में से 925 लगभग स्थल वो भारत में ही हैं। और भारत में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा वो राजस्थान में है, यानी कि आज़ादी के बाद में जितने भी स्थल की खुदाई हुई है, वो सबसे ज़्यादा भारत में वो गुजरात में हुई है, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में। ठीक है, आगे बात करें इसके नामकरण के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई नामों से ये इतिहास में जानी जाती है, चाहे वो हड़प्पा हो, या ये सिंधु घाटी सभ्यता हो, नगरीय सभ्यता हो, या कांस्य युगीन सभ्यता हो। इन सब के बारे में देखेंगे कैसे कैसे इसका नाम पड़ा। पहला इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब इसका नाम क्यों पड़ा, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा एक स्थल खोजा गया जिसका नाम था हड़प्पा, और इसकी ऐतिहासिकता के लिए इसके प्रथम खोजित स्थल हड़प्पा के नाम पे ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पहले कर दिया गया। यानी कि इसको बोल दिया कि भाई ये हड़प्पा नामक स्थान पे स्थल खोजा गया है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाएगा। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, थोड़ा-सा और खुदाई हुई, तो ये देखा गया कि भाई जो सिंधु नदी है, जो आपके तिब्बत के क्षेत्र से निकल कर के भारत होते हुए पाकिस्तान में बहती है, उसके आस-पास के रीजन में लगभग 90% स्थल पाए गए। तो इतिहासकारों ने देखा कि भाई ये सभ्यता तो केवल और केवल सिंधु नदी के क्षेत्र में ही फैली हुई है। हालाँकि बाद में कई सारी ऐसी नदियाँ जैसे रावी हो गई, हिंडन हो गई, दास्क हो गई, कई सारी नदियाँ हैं जहाँ पे कुछ स्थल पाए गए, लेकिन मुख्यतः जो स्थल पाए गए वो पाए गए आपके सिंधु नदी घाटी के अंतर्गत। और इसी को देखते हुए इतिहासकारों ने क्या किया कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया। तो पहला नाम क्या हुआ आपका हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा नाम क्या हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। कारण क्या था इसका, कई सारे जो स्थल है मुख्य रूप से सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में ही पाए गए। अगला नाम आता है इसका कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा हर कोई परिचित होगा, कांसे के बर्तन बनते हैं, कई सारे इसके उपकरण भी बनाए जाते हैं। लेकिन आपको पता है अगर इसके समय सीमा की बात करें, तो हाल ही में एक स्थान खोजा गया आपके भारत में ही, जिसका नाम है भर्राना। उसके एक कार्बन डेटिंग सिस्टम से पता चला कि वो स्थान जो है अब तक का इस सभ्यता का सबसे पुराना स्थल माना जाता है, और समय सीमा है आज से लगभग 8000 साल पहले। ठीक है, तो इसकी आप ऐतिहासिकता को समझ सकते हैं। तो 8000 साल पहले वहाँ के लोग कांसा बनाना जानते थे। इस और विश्व में कहीं भी कोई भी सभ्यता ऐसी नहीं थी जिसको जहाँ के लोगों को कांसे बनाने की प्रक्रिया को पता हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पता था कि कांसा कैसे बनाया जाता है। इसीलिए इसके परिप्रेक्ष्य को लेते हुए इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी पड़ गया। आगे आता है इसका नाम प्रथम नगरीय सभ्यता। अभी हम आगे बताएँगे आपको किस तरीके से इसके नगर विकसित किए गए थे, जो वर्तमान में किसी भी इंजीनियर की हिम्मत नहीं है कि वैसे नगर विकसित कर दे। जब खुदाई हुई कई सारे शहरों की, तो उसमें देखने को मिला कि जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी, वो अद्भुत थी। इतिहासकारों ने देखकर अपने दांतों तले उँगली दबा ली कि भाई आज से लगभग एवरेजन देखें तो 6000 साल पहले का लोग कितने अच्छा जानते थे आर्किटेक्ट के बारे में। यानी कि आप देखते हो सड़क एकदम से संपूर्ण पर कटती हुई थी। ये नहीं कि भाई अगर कोई अंधा भी होता था तो आराम से अपनी लकड़ी खड़खड़ाते हुए जा सकता था वो। तो इसीलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में माना गया। यानी कि सबसे पहले नगर बसे होंगे तो यहीं पे बसे होंगे। इसीलिए इसके परिप्रेक्ष्य को लेते हुए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया। आगे बात करेंगे इसकी समय सीमा के बारे में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कार्बन डेटिंग सिस्टम से कुछ वहाँ के जो वस्तुएँ पाई गईं, बर्तन पाए गए, कंकाल पाए गए, उनको कार्बन से रिलेट किया गया। तो वहाँ पे देखा गया कि जो कुछ समय सीमा निकल के आई लगभग 2300 से 1700,
ईसा पूर्व, यानी कि अगर हम अभी 2022 में चल रहे हैं, यहाँ से हम जीरो पे जाएं और उस जीरो से फिर से 2200 साल पहले जाएं, तो इतनी पुरानी सभ्यता मानी गई। यानी कि हम ऑन एवरेजन देखें तो 2000 साल ये और 2300 साल ये, तो यानी 2300 साल पहले इसके, मतलब लगभग 4500 साल मान सकते हो पुरानी सभ्यता ये, कुछ इतिहासकारों ने देखा है इसको। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हाल ही में एक शहर खोजा गया भरनाना नाम का, तो वहाँ के स्थलों को देख कर लगा, वहाँ की जो वस्तुएं हैं उनको देख के लगा कि ये सभ्यता भाई तो 8000 साल पुरानी है। तो इसकी, क्योंकि रीजन क्या है भाई, देखो कैसे समय सीमा मापते हैं। जैसे आप सोच रहे हो भाई कैसे माप लिया समय सीमा को। मान लीजिए जैसे अगर ये पेन है और ये पेन मैंने मान लो 10 दिन पहले लिया, तो इसमें जो भी कार्बन होगा, जो इसके अंदर यूज किया गया होगा, वो 10 दिन पहले का होगा ना। और आज जो इन्वायरमेंट में कार्बन है वो अलग है, तो दोनों को मापा जाएगा, इसका कंपेरिजन किया जाएगा और वहां से इसकी जो है समय सीमा की गणना की जाती है। ये तो हो गया समय सीमा। अब हम बात करेंगे प्रमुख तथ्यों के बारे में, किस लिए ये भारत की सबसे विकसित सभ्यता या विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं नगर निर्माण के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम नगरीय सभ्यता थी, तो ये भी देखें भाई क्यों प्रथम नगरीय सभ्यता थी, क्या रीजन था। अगर वहाँ के हम नगर नियोजन की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी जल निकासी। जितने भी स्थल खोजे गए वहाँ के किसी भी घर में पानी भरने की समस्या नहीं देखी गई। वहीं अगर आप देख लो कि अगर 1 घंटा बारिश हो जाए कहीं पे, तो भाई रोड पे आप निकल नहीं पाओगे, गली कुच्चों में पानी भर जाएगा। लेकिन आज आज से 5000 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मुख्य रूप से अच्छे से मोरियां, मोरियों का मतलब क्या है, नालियां, नालियां बनाई गई थी और उनके ऊपर ढकने के लिए ढक्कन भी बनाए गए थे भाई। अब ऐसा सोच सकते हो आज से 5000 साल पहले कितने विकसित होंगे वो लोग। तो सबसे अच्छी विशेषता मानी गई है कि भाई किस तरह से इनका जल निकास प्रणाली थी। और नगर नियोजन, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सभी सड़कें, चाहे वो गलियां हों या बड़ी मुख्य सड़क कुछ भी हो, सभी गलियां यानी कि इस तरीके से समकोण पे काटती थी। कोई भी एक्सीडेंट का कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं होता था, आराम से लोग चलते थे, अपने लाइफ को एंजॉय करते थे। अगर हाँ यहाँ के सबसे प्रसिद्ध एक कलाकृति की बात करें, निर्माण स्थल की बात करें, तो वो यहाँ का था स्नानागार, जो वर्तमान में हम लोग स्विमिंग पूल के बारे में जानते हैं, के नाम से जानते हैं। वहाँ का स्विमिंग पूल ऐसा था, यानी कि स्नानागार ऐसा था, सामूहिक एक तरीके से था, यानी पब्लिक वो स्विमिंग पूल था, सभी लोग सभी धर्म के लोग आते थे नहाने के लिए। वहाँ पे क्या एक तरीके से तालाब बनाया गया था, लगभग 14 मीटर के आसपास लंबा चौड़ा था। तो उसमें हर चारों कोनों पे कुएं बनाए गए थे, मतलब पाए गए हैं, साक्ष्य पाए गए हैं ऐसे। क्यों पाए गए? क्योंकि भाई जो गंदा पानी था उसके निकलने के लिए रास्ता चाहिए, ताज़ा पानी आने के लिए रास्ता चाहिए। तो हर कोने पे छेद मिले हैं। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का कि उन छेदों से ताज़ा पानी आता था, और जो गड्ढे मिले हैं कुएं के रूप में कोने पे, चारों कोने पे, वहां से गंदा पानी निकलता होगा। और उसके आस-पास में चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं भाई। अब ये देख सकते हो उस समय के, आज क्या है, आप जाओगे नंगे-पुंगे सब नहाते हैं स्विमिंग पूल में, लेकिन उस टाइम पे इतने सभ्य लोग थे कि उस स्नानागार के आस-पास में अच्छे से व्यवस्थित महिलाओं या पुरुषों के लिए वस्त्र बदलने के लिए बाकायदा कमरे बनाए गए थे। अगर नेक्स्ट बात करें हम आर्थिक जीवन, भाई लोग थे तो कुछ खाते-पीते होंगे, धंधा-पानी करते होंगे, उनके जीवन जो दिनचर्या है कैसे चलती थी। तो कृषि के रूप में इनका मुख्य व्यवसाय था, कृषि भी करते थे, यहाँ तक कि जौ और धान के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि जो कपास है, जो हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, रुई के रूप में जानते हैं, विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। ये भी एक चमत्कार आप याद कर सकते हो। ठीक है, साथ में बात करें अगर विदेशी व्यापार के भी भाई साक्ष्य मिले हैं, ये लोग फॉरेन ट्रेड भी करते थे। कहाँ से मिले हैं? गुजरात में एक स्थान खोजा गया लोथल के नाम से, जो भोगवा नदी के किनारे है। वहाँ पे कुछ समकालीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र में उस समय पनप रही थी। वहाँ की कुछ मोहरें मिल गई। अब भाई अगर मान लीजिए मेरे पास डॉलर मिल जाए आपको, तो उसके मिलने के दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो मैंने किसी से चोरी किया है, या तो मैं अमेरिका गया था, या अमेरिका का कोई व्यक्ति हमसे कनेक्टेड है, वो हमको एक्सचेंज करता है हमारी रुपया से डॉलर। लेकिन चोरी करेंगे तो भाई ऐसा तो है नहीं कि पकड़े नहीं जाएंगे कभी। तो वहाँ पे क्या कई सारे स्थल है, लेकिन बहुतायत रूप से उस लोथल में वो मोहरें मिली। और लोथल ऐसा स्थल था जो बंदरगाह के रूप में भी एक तरीके से विकसित किया गया था। अब बंदरगाह क्या होता है भाई? नदी के किनारे का वो स्थल जहाँ पे जहाज
खड़े होते हैं आकर के, डॉक यार्ड बोल सकते हो वर्तमान में, जो यानी कि जहाज डॉक किए जाते हैं। अब जहाज डॉक करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो जाते होंगे ना भाई। आपको पता है कि गुजरात जो है एक समुद्री राज्य है, यानी कि समुद्र से सीमा साझा करता है। तो इतिहासकारों ने सोचा भाई ये चोरी वोरी कहीं नहीं किया, ना ही कोई आता था यहाँ से, सामान भर के जाता था, कपास की चीजें भेजते होंगे, गेहूं भेजते होंगे, जौ भेजते होंगे, और वहां से लोग जो है ये मोहरे लाते होंगे। तो इन्हीं को सब देखते हुए बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो विदेशी व्यापार भी करते थे। कुछ साक्ष्य ऐसे भी मिले हैं। एक स्थल है चन्हूदड़ो, तो वहां से मोती और मनके, साथ में जितने भी सौंदर्य प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक का सामान है वो सब पाया गया। बाकायदा उस टाइम पे भाई एकदम लेडीज रंगबाजी में रहती थी, यानी कि अच्छे से लिपस्टिक लगाती थी, सिंदूर लगाती थी, बिंदी लगाती थी, नेल पेंट, हर चीज के साक्ष्य मिले हैं। इतनी विकसित सभ्यता थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट बात करेंगे, भाई लोग थे तो धर्म ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। पूजा पाठ के बारे में आपको ये बता दें, पूजा पाठ उस टाइम पे बहुत अच्छा था, लेकिन मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। एक सिंगल टेम्पल नहीं वहां पे मिला, कोई भी मंदिर नहीं मिला। फिर पूजा भाई किसकी करते थे ये लोग? आप बिल्कुल सोचेंगे, पूजा करते थे प्रकृति की। प्रकृति मतलब पेड़ पौधों की, नदियों की, सूर्य देवता की, चंद्र देवता की, पृथ्वी की। तो इन सभी की पूजा करते थे। क्यों? कारण क्या था भाई? वृक्ष से उनको फल मिलते थे, नदियों से पीने के लिए पानी मिलता था, सूर्य देवता से उनको एनर्जी यानी कि धूप मिलती थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब वो सब कुछ आप भी आज भी देख सकते हो वर्तमान में आप, कि पीपल की हम लोग पूजा करते हैं। किस तरीके से एक वट वृक्ष की पूजा भी की जाती है महिलाओं के द्वारा। में कोई त्योहार आता है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अभी वर्तमान में भी ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं। और मज़े की बात ये है, जो हम लोग स्वास्तिक निशान प्रयोग में करते हैं हर मांगलिक कार्यक्रम में, वो सिंधु सभ्यता की ही देन है, ये भी आप याद रख सकते हो। साथ में कुछ साक्ष्य ऐसे भी मिले हैं, ये लोग एक सींग वाले गैंडे की भी पूजा करते थे। साथ में पशुपति शिव, आदिनाथ भी बोल सकते हो इनको, इनकी मोहरें मिली हैं। और वो तप के रूप में ऐसे इस तरीके से ध्यान मुद्रा में है। तो मान सकते हो कि कहीं ना कहीं शंकर जी का रूप होगा वो, और उनकी वो लोग पूजा करते होंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूजा पाठ का सिस्टम। अब मेन चीज आती है सभ्यता का। भाई इतनी जब विकसित सभ्यता थी तो अंत कैसे हो गया? और ये चीज अभी तक कोई भी विद्वान पुख्ता रूप से नहीं बता पाया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता का अंत हुआ तो कैसे हुआ। सब अपना अपना तुक्का मार रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई होगी, बाकी लोग डर के चले गए। कैसे भाई? मजाक चल रहा है भाई? मान लो 10 लाख 2 लाख लोग रहते हैं, अगर 100-200 लोग मर जाए, क्या अपना वो जन्म स्थली छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे भीषण अकाल पड़ा होगा, सूखा पड़ा होगा, जिससे वो लोग मर गए होंगे, इकट्ठे मर गए होंगे। लेकिन ये भी कोई इसके पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कोई महामारी फैल गई होगी, और महामारी का जो मुद्दा है कई सारे इतिहासकारों ने सपोर्ट किया है। कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 1922 में आर डी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा एक स्थल खोजा गया था जिसका नाम था मोहनजोदारो। अगर मोहनजोदारो का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्यों? वहाँ पे देखा गया कि एक जो कंकाल तंत्र हैं वो बहुत बड़ा टीला मिला उसका, सभी वहाँ पे मृतक जो कंकाल तंत्र पाए गए। तो इससे कई सारे इतिहासकारों ने सोचा कि हो सकता है कोई ऐसी महामारी आई होगी जिससे एकदम से पूरी सभ्यता का नाश हो गया। लेकिन ये जो टीला सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदारो में ही मिला और कहीं नहीं मिला। तो कैसे मान सकते हो भाई कि एक स्थल के साक्ष्य से हम पूरी सभ्यता को महामारी के उसमें धकेल दें? कुछ लोग मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। हम आने वाले वीडियो में बताएंगे कि आर्य लोग कौन थे, जो वैदिक सभ्यताएं कैसी थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। जो माना जाता है कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे, और अपनी एक नई सभ्यता को लेकर के, जिसको ऋग वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता के रूप में जाना गया, उन्होंने ही इसको खत्म कर दिया होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन रहा होगा उनका, ऐसा नहीं कि भाई गए होंगे वो बलूचिस्तान साइड में या महाराष्ट्र तक आ गए, जबकि जो आर्य लोग थे महाराष्ट्र में आए भी नहीं थे वो। तो ये भी एक कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाता है कारण, कि आर्यों के आक्रमण से इनका अंत हुआ होगा। लेकिन जो सबसे कई सारे इतिहासकारों ने भी माना कि ऐसा हो सकता है, और जहाँ तक मैं भी सहमत हूँ ऐसा। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की है, 2-3 साल पहले आई थी, 3-4 साल पहले। ऐसा नहीं कि मैं मूवी के परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूँ कि भाई उसमें दिखा दिया तो मैं भी मानने लगा।
मैंने जहाँ तक जितना पढ़ा है उतना मुझे लगता है कि जो रीजन है वो कहीं न कहीं जो सिंधु नदी थी उसमें बाढ़ आने के कारण, आपको पता है कि ऊपर 6 नदियाँ हैं, जो सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, इस तरीके से मानसून अच्छे से आया होगा या जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से बाढ़ आ गई। और जब आपको पता है कि अभी वर्तमान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में कितनी भयंकर तरीके से बाढ़ आई है। 1/3 पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में बाढ़ की आगोश में आ गया है। तो रीज़न तो वही है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से बाढ़ आई हो और सभ्यता जो है सिंधु नदी के आस-पास में ही पूर्ण रूप से विकसित थी। यानी कि लगभग माने जो ज़्यादातर स्थल थे वो सिंधु सभ्यता के आस-पास में ही थे। तो ऐसा हो सकता है कि सिंधु नदी में अच्छे से बाढ़ आई हो जलवायु परिवर्तन के कारण और इस सभ्यता का अधिकांश हिस्सा वो नष्ट हो गया हो। पूर्ण रूप से अभी नहीं मान सकते कि बाढ़ के कारण ही गया होगा, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं मान सकते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी और कुछ हिस्सा इसका नष्ट हो गया होगा। तो यही कुछ कारण हैं जिनसे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता किस तरीके से खत्म हुई होगी। यानी कि कई विद्वान अपना-अपना assumption देते हैं, अपने-अपने मत देते हैं। लेकिन जो अच्छे से मत माने गए हैं, जो सैद्धांतिक मत हैं, वो यही है कि सिंधु सभ्यता में बाढ़ आई होगी और उसी के कारण जो आस-पास का रीजन है, वो तबाह हो गया होगा। तो ये था हमारा एक इन थ्योरी मान सकते हो जो हमारा मोटो है चैनल का। तो ये था हमारा सिंधु सभ्यता के बारे में एक संपूर्ण विश्लेषण। कैसा लगा आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आगे हम लोग धीरे-धीरे ऐसे ही बात करेंगे इतिहास के बारे में, जैसे वैदिक सभ्यता हो गई, कौन थे आर्य लोग, इसके बाद में वेद कैसे लिखे गए। धीरे-धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।